जूरिस्प्रूडेंस क्या है कि जूरिस्प्रूडेंस क्या है कि जूरिस्प्रूडेंशिया से लिया गया है, और इसका मतलब क्या होता है कि कुछ भी लॉ के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं। तो अब लॉ के अकॉर्डिंग तो उसके लिए लॉ हमारा सब्जेक्ट है, तो हमारे लिए फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस क्यों आया, ये एक नया चीज हो गया। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे कि मान लीजिए फार्मेसी में है, फार्मेसी में बहुत कुछ गलत हो सकता है, आप नकली दवाइयां बेच सकते हैं, या फार्मेसी प्रोफेशंस के विदाउट आप डिस्पेंस कर सकते हैं। तो यही जो इरेगुलेटरी था, जितना भी तरह के फार्मेसी चीज में इरेगुलेटरी था, तो उसको ही ट्रीट करने के लिए हमारा लेजिस्लेशन आया था। अभी तो खैर कुछ भी नहीं है, उससे पहले बहुत पहले जब ना फार्मेसी के लिए कोई कोर्सेज था, तो हर एक आदमी हकीम बना पड़ा था, हर एक आदमी डॉक्टर था, कुछ भी इलाज चल रहा था। तो उन्हीं सबको ठीक करने के लिए हमारा लेजिस्लेशन आया था। ठीक है, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है किन्हीं को? नो मैम। अब हमारा जो जूरिस्प्रूडेंस आया, तो अब जैसे हमारा लेजिस्लेशन है या लॉ है, तो उसके लिए लॉ का अलग से पढ़ाई होता है। बट यहाँ पे क्या हुआ कि अब दूसरा तीसरा जितने तरह के कानून बने, बहुत सारे कानून है हमारे लिए, लेबर लॉ, लेबर एक्ट, बहुत सारे कानून है, हर एक चीज के लिए कानून है। बट जो फार्मेसी के लिए आया उसी को हम लोग फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। अब इसमें क्या है, दवाई, कॉस्मेटिक्स, जितने भी फार्मास्यूटिकल्स आ रहे हैं, उसके साथ फार्मेसी प्रोफेशन, मतलब सिर्फ दवाई में ही गड़बड़ी के लिए आप दोषी नहीं जिम्मेदार होंगे। अगर आप भी कुछ भी चीज में दोषी गिल्टी पाए गए, कुछ ऑफेंसेस किए, तो उसके लिए पेनल्टी लगेगा, आपके लिए भी कानून है। अब सभी के लिए अलग अलग कानून बन गए। जैसे मान लीजिए अगर कोई गांजा उत्पन्न कर रहा है या नार्कोटिक्स वाला कोई भी सब्सटेंस कर रहा है, तो उसके लिए अलग है। आप सिंपल विदाउट फार्मासिस्ट दुकान चला रहे हैं, तो उसके लिए अलग पेनल्टीज है। तो ये पेनल्टीज कौन डिसाइड करता है? फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। इसके तहत आपको बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, जिसको हम लोग लेटर ऑन पढ़ेंगे, तो उसमें बताया जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, अब ये जो फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन आया था, ये लेजिस्लेशन का मेन मतलब क्या था कि जैसे कि मान लीजिए पहला, अगर मान लीजिए लेजिस्लेशन दवाइयां इसके कंट्रोल में नहीं होता, तो क्या होता कि कुछ भी दवाइयां बिक रहा था। जैसे कि मान लीजिए आईपी के अनुसार हम दवाई बनाते हैं, या कोई एक प्रेफरेंस लेते हैं, आईपी लेंगे, बीपी लेंगे, व्हाटएवर, कुछ भी हम एक लेंगे। तो अब उसके हिसाब से क्या है कि जैसे मान लीजिए पैरासीटामोल बनाना है 500 mg, तो प्लस माइनस उसका जो प्योरिटी चेक होगा 97 से 103 के परसेंटेज में आना चाहिए, ऐसा कुछ है। तो अगर आपका 104% प्यूरिटी टेस्ट में आ गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पूरा बैच को डिस्कार्ड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपका पैसा गया है, प्यूरिटी चेक में डिस्क्वालीफाई हो गया तो आप उसको पास कर देंगे, नहीं कर सकते आप। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हो सकता है कि वो आपके किडनी के लिए खराबी कर सकता है, आपको हेपेटाइटिस क्रिएट कर सकता है, आपके लीवर के लिए खराबी हो सकता है, तो इसीलिए वो पूरा बैच डिस्कार्ड कर दिया जाता है। तो यही काम है फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन का। ये एक तरह का मिक्स लेजिस्लेशन है, जिसमें क्या होता है कि सोशल फैक्टर भी है और इकोनॉमिक फैक्टर भी है, दोनों को जोड़ दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका स्कोप क्या क्या है, इसको बनने के लिए इसका उद्देश्य क्या क्या है। तो सबसे पहले कि पब्लिकली दवाइयां आराम से अवेलेबल हो, कोई भी दवाइयां इजी वे में अवेलेबल हो। अब मान लीजिए कि दवाई है, जैसे फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल, कितना प्राइस रहता है बेसिकली? एक अगर स्ट्रिप खरीदते हैं तो कितना प्राइस होता है? 10 टैबलेट्स का कितना रहता है मैक्सिमम? आवाज आ रही है ना? 20-30 रुपया होता है। ओके, 20-30 रुपया एक ब्रांड का। दूसरा ब्रांड का कितना हो सकता है? दूसरा ब्रांड का भी वही लगभग होगा। कोई भी दवाई ऐसा नहीं है कि अगर एक पैरासीटामोल अगर आपको 20 रुपीज में मिल रहा है, या 30 रुपए में मिल रहा है, 40 में मिल रहा है, तो दूसरा कोई ब्रांड आपको 1000 में मिलेगा, मिल ही नहीं सकता है। ठीक है, तो वहां पे क्या है कि हमारा लेजिस्लेशन है, प्राइस कंट्रोल्ड ऑर्डर आया हुआ है, प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी बैठा हुआ है, निप्पा बैठा हुआ है, जो ऐसा नहीं कर सकता। तो पहला यही कर सकता है कि कोई भी दवाई इधर से उधर नहीं जा सकता। तो पहला क्या है कि पब्लिकली के लिए आराम है कि चलो ये दवाइयां इतना में ही बचना बैठना है, इतना ही। अब पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल का सबसे ज्यादा यूजेस होते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है कि उसका यूज
के लिए पब्लिकली उतना डिटरमाइन किया गया है कि एक कोई भी ब्रांड का आप लेंगे तो अबाउट 50 वो स्टेप मिलना है। ऐसा नहीं कि दूसरा कोई ब्रांड का ले रहे हैं तो 1000 में बेच रहे हैं, बेच ही नहीं सकता। तो पहला उद्देश्य इसका यही है कि पब्लिकली बहुत ही इकोनॉमिक तरीके से क्या है कि दवाइयाँ इकोनॉमिक कंडीशंस में या आपके अनुसार वो चीज आपको मिलती है, सही दवाइयाँ मिलती है। दूसरा क्या है कि गुड क्वालिटी ऑफ ड्रग्स हमेशा आपके पास आए, कुछ भी मैन्युफैक्चर हो रहा हो, सप्लाई हो रहा हो, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो, तो वो हेल्थ केयर को प्रमोट कर रहा है, बेहतर क्वालिटी का ड्रग्स आपके पास आ रहा है। दूसरा क्या है कि कोई भी तरह के एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते, और ये सभी के लिए, जितने भी आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे पॉइंट्स, सभी के लिए एक एक्ट है, सभी के लिए। जैसे कि यहाँ पे दिया है कि कोई भी तरह का मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते आप, ड्रग मैजिक रेमेडीज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते कि आप मेरे पास आइए और हम झाड़ फूक करेंगे और आप बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं कर सकते आप, क्योंकि इसके एक एक्ट के तहत ये पूरा क्या कह सकते हैं उसको, मना ही है, प्रोहिबिटेड है टोटली, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप जेल भी जा सकते हैं। या किसी को प्रलोभन नहीं कर सकते कि आप मेरे यहाँ से एक पूरा क्या बोलते हैं, पूरा डब्बा खरीद लीजिए पैरासीटामोल का, उसके साथ हम 2 बाल्टी फ्री देंगे, ये भी नहीं कर सकते आप। तो कोई भी एडवर्टीजमेंट, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते आप। उसके बाद जो हमारा इंडिजीनियस सिस्टम था, इंडिजीनियस सिस्टम कहने का मतलब है स्वदेशी वाला, तो स्वदेशी को खैर उड़ाना है, ऐसा नहीं कि स्वदेशी को छोड़ देना है। जो भी हमारे देश में खुद का मैन्युफैक्चर हो रहा था स्वदेशी में, तो उसको भी प्रमोट करना था। पहले वो हमारे ड्रग एंड कॉस्मेटिक के कंट्रोल में नहीं था, बट अब उसको भी होम्योपैथिक हो गया, यूनानी हो गया, जो भी इस टाइप के हैं, आयुर्वेदिक हो गया, उनको ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंतर्गत लिया गया। अलग प्रोविजन है, बट उनको भी ड्रग एंड कॉस्मेटिक के अंतर्गत ले लिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है कि जो जो फार्मेसी के प्रोफेशंस है उसको रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा उद्देश्य लेजिस्लेशन लाने के लिए। अब आपको पता चल गया होगा कि हमारे देश में फार्मास्यूटिकल जुरिस्प्रूडेंस का क्या रोल है, और कब ये आया और क्यों आया वो हम पढ़ेंगे। ओरिजिन अब हम पढ़ेंगे, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन आएगा तो कभी कभी यही क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो लेजिस्लेशन है इसका जरूरत क्यों पड़ा, कब पड़ा, तो अब वो हिस्ट्री हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक में किन्हीं को कोई क्वेश्चन है? नो मैम। ओके, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि लेजिस्लेशन सबसे पहले, अभी आप सोचिए कि आपके जो दुकान है, मोस्टली सबके लगभग है ही दुकान, तो आपके जो भी दुकान है तो वहां पे क्या हो रहा है कि बेसिकली कोई भी दवाइयां अगर आप मांगने आ रहा है तो आप स्ट्रिप्स में उसको सिर्फ कट करके दे रहे हैं, सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं, कट करके देते हैं, और आपका सारा ऑर्गेनाइज है, पैरासीटामोल इधर रखना है, सिरप इधर रखना है, कफ सिरप एक जगह रखना है, तो ये आपका ऑर्गेनाइज तरीके का है। बट अब यहाँ पे क्या है कि जो बेसिकली दूसरा जगह पे है, मान लीजिए कि पहले 1800 सब में आप जब करेंगे तो ऐसा सिस्टम नहीं था उस वक्त, कोई भी स्क्रिप्ट में फॉर्म नहीं आता था, आदमी को डिस्पेंस करना पड़ता था पैरासिटामोल या पाउडर फॉर्म में कुछ लेना है तो वो क्या करना पड़ता था, वे करना पड़ता था, वे करके फिर देना पड़ता था। इस टाइप का डिस्पेंसिंग था, और इतना एक्यूरेसी भी नहीं था। जैसे पैरासीटामोल है तो 500 mg लेना है, 650 mg लेना है, कितना mg लेना है वो आपको पता है, बट उस वक्त ये बिल्कुल नहीं था। तो बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं डिसऑर्डर्स में चल रहा था, कोई भी दवाइयां बेच रहा था, कोई पैरासीटामोल 100 mg बेच रहा था, कोई 50 mg बेच रहा था, कोई 10 mg बेच रहा था, प्राइसेस वे डिफर, कोई 10 रुपए का बेच रहा था, कोई 5 रुपए का बेच रहा था, तो मतलब जो सब्जी का भाव था वैसा ही चल रहा था। तो ये कंडीशंस रहा होगा हमारे देश का। तो जो पहला केमिस्ट शॉप हमारे देश में खुला था वो था मिस्टर बैगेट के द्वारा 1811 में कलकत्ता में। अब जस्ट इमेजिन कि इसका जो फर्म था वो क्या करता था, सिर्फ और सिर्फ टिंचर्स बनाता था, और अल्कोहल में थोड़ा बहुत अल्कोहल एंड टिंचर्स। तो 1910 तक ये टिंचर बनाना शुरू किया। उसके बाद हमारे देश में कोई भी ड्रग इंडस्ट्री नहीं था। हमारा देश में लगभग 19th सेंचुरी के बाद ड्रग प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। तो इससे पहले क्या होता था कि हमारा देश गुलाम था या जो भी था, तो हमारे देश में क्या होता था कि बेसिकली क्या बोलते हैं रिसोर्सेज बहुत थे, बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज है, आपको भी पता है। जैसे मान लीजिए एंटीसेप्टिक बनाना है और वहां पे हमको कुछ टर्मरिक का यूज करना है, हल्दी का यूज करना है, तो यहाँ क्या करेंगे, थोक के भाव में लेके जाएंगे,
क्रूड ड्रग्स, और जो विदेश से वो ट्यूब में भर के आया या व्हाटएवर स्ट्रिप्स में बन के आया, तो वो क्या है कि काफी महंगा था, बहुत ज्यादा महंगा था। तो अभी जिस प्राइस में उन्होंने खरीदा उससे 10 गुना 30 गुना ज्यादा में वो इसको बेच रहे थे। हमारा इकोनॉमी वैसे ही कमजोर था, दूसरा हम वैसे ही गुलाम थे। तो अब यहाँ पे क्या है कि फिर हमको कहा गया कि फिर भारतीयों को लगा कि नहीं गड़बड़ है, और कोई क्वालिटी चेक नहीं होता था। जैसे कि अभी के समय में क्या है कि जितने भी बैच बनते हैं तो सबको पहले क्वालिटी चेक में जाना पड़ता है। जितने भी कुछ भी बन रहा है, चाहे टैबलेट बन रहा है, वो कैप्सूल बन रहा हो, कुछ भी बन रहा हो, तो उसको पहले मार्केट में उतरने से पहले उसको क्वालिटी चेक या एनालिसिस में जाना पड़ेगा, उसका प्यूरिटी चेक करना पड़ेगा, उसमें जो भी प्रोडक्ट्स है उसका एनालिसिस करना पड़ेगा, टाइट्रेशन जो भी प्रोसेस वो अपनाते हो, उसके बाद उसको वो फॉर्मेट में दिखाना पड़ेगा कि परसेंट प्यूरिटी इसका आईपी के अनुसार इतना है या नहीं, या जिसके अनुसार भी बनाया है। अगर बीपी को उसने रेफरेंस में लिया है तो बीपी के अनुसार भी इतना है या नहीं। अगर क्वालिटी चेक में वो गड़बड़ी पाया गया तो उसका पूरा प्रोडक्शन, पूरा बैच डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तो जैसे ही उसका क्वालिटी चेक में ओके होगा उसके बाद मार्केटेड में आएगा। लेकिन पहले ये चीज नहीं था, कोई क्वालिटी चेक नहीं था, कुछ भी नहीं था। उसके बाद, और ये क्रिटिकल कंडीशंस कब हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। अब हमारे मार्केट में क्या है, और ज्यादा बेकार दवाइयां आने लगी, एकदम लो क्वालिटी का चीप दवाइयां या मिलावटी दवाइयां बोल सकते हैं, या भारत का ही दवाई कोई भी बेच रहा है ना, उसके पास कोई भी चीज की डिग्री है या कुछ भी। किसी भी तरह का एडल्ट्रेटेड ड्रग हो सकता था, मिस ब्रांडेड ड्रग हो सकता था, सब स्टैंडर्ड ड्रग हो सकता था। अब ये एडल्ट्रेटेड ड्रग क्या है, मिस ब्रांडेड क्या है, सब स्टैंडर्ड क्या है, ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। सभी का एक दिया गया है। तो अभी यहाँ पे यही समझ लीजिए कि नकली दवाइयां या खराब दवाइयां जिसमें कुछ अलग चीज मिलाया गया, मिलावटी चीज उसमें रहा हो, पैरासीटामोल है तो उसमें चॉक पाउडर मिला दिया हो, ऐसे ही कुछ मिलावटी टाइप की दवाइयां। अब उसके बाद हमारे पास सभी को पता है कि नकली दवाइयां पूरा मार्केट में है, लेकिन हमारे पास कोई भी लेजिस्लेटिव कंट्रोल नहीं था। तो अब जब लेजिस्लेटिव कंट्रोल नहीं था, ना कोई फार्मेसी प्रोफेशन था, तो क्या होगा, कुछ भी दवाइयां आने लग जाएगा। तो उस वक्त हमारे देश में 3 कानून आया, ओपीएम एक्ट, पॉइजन एक्ट और डेंजरस ड्रग एक्ट। लेकिन क्या फायदा इसका, कोई फायदा नहीं हुआ, बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ, थोड़ा बहुत फायदा तो हुआ, बहुत फायदा नहीं हुआ। तो अब जो हमारा डेंजरस ड्रग एक्ट था उसके तहत क्या किया कि जो दवाइयां से आपके लिए खतरनाक है उसको प्रोहिबिटेड किया। पॉइजन एक्ट आया तो जिससे आदमी मर जा रहा था जो दवाई खाने से, उसको प्रोहिबिटेड किया। या ओपीएम एक्ट आया तो हमारा जो भी ओपीएम कंटेंट था उसको प्रोहिबिट किया, उसको बैन किया। लेकिन इसको करने के लिए, हालांकि बहुत ज्यादा कैओटिक सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए ये बहुत, क्या बोलते हैं, ऊँट के मुंह में जीरा जैसा था, कि मतलब इतना ज्यादा बुरा कंडीशंस था, तो उसमें थोड़ा तो कंट्रोल किया लेकिन फुल्ली कंट्रोल नहीं कर पाया। तब हमारे गवर्नमेंट में 1927 में एक प्रोविजंस बनाया कि अब हमारे देश में एक लेजिस्लेशन होना चाहिए, और इसको जो कि हमारा जो भी ड्रग्स आ रहा है उसको स्टरलाइज करे, जो भी दवाई आ रहा है उसका क्वालिटी चेक हो। तो उसके लिए उन्होंने कमिटी बिठाई और बोला कि एक कमेटी बनेगा। 1928 में जो फर्स्ट कमेटी बना, आर एन चोपड़ा के प्रेजेंस में चेयरमैन थे आर एन चोपड़ा, तो उसको हम लोग बोलते हैं चोपड़ा कमेटी या ड्रग इंक्वायरी कमेटी। तो अब ये जो ड्रग इंक्वायरी कमेटी आया तो उसके चोपड़ा थे, सॉरी उसके चेयरमैन थे कॉलोनल आर एन चोपड़ा। तो उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दिया। अब ये रिकमेंडेशंस मतलब क्या हुआ, उन्होंने कुछ विचार दिया कि ये जो बहुत ज्यादा त्राहिमाम मचा है ड्रग्स के कंडीशंस में हमारे देश में, तो इससे कैसे बचा जा सकता है। तो यहाँ तक में किन्हीं को कोई दिक्कत है? अब क्या क्या दिया रिकमेंडेशंस अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, बट पहले किन्हीं को कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन डाउट क्लियर कर सकते हैं। ये एक्ट सब जो दिया है मैम उसका भी डिटेल पढ़ना है कि पॉइजन एक्ट जो था यहाँ पे जो आपको दिया है ओपीएम एक्ट, पॉइजन एक्ट एंड डेंजरस ड्रग एक्ट। हालांकि अब सिर्फ पॉइजन, ये तीनों एक्ट अभी नहीं पढ़ना है, तीनों मॉडिफाइड हो चुका है। तो पॉइजन एक्ट अभी तक है आप में, हालांकि ये अभी निकल गया है, हमारे लेजिस्लेशन से पॉइजन एक्ट को रिमूव कर दिया गया है। तो ये तीनों आपको बेसिकली नहीं पढ़ना है, लेकिन आपके सिलेबस में एक पॉइजन एक्ट है तो वो हम पढ़ेंगे। आपके सिलेबस में से पॉइजन एक्ट है, बट वो भी रिमूव हो गया, लेकिन आपके सिलेबस में है तो वो हम पढ़ लेंगे। ठीक है, ओके मैम।
अब हम रिकमेंडेशंस में आते हैं। यस मैम। ओके, तो इन्होंने क्या रिकमेंड किया, तो उन्होंने क्या कहा कि एक सेंट्रल में लॉ होना चाहिए। अब ये लॉ क्या करेगा, तो ये जैसे ही कानून आएगा तो कानून क्या करेगा कि जितने भी तरह के ड्रग एंड कॉस्मेटिक के तहत जो भी चीज है उसको रेगुलेट करेगा। फार्मेसी प्रोफेशंस को रेगुलेट करने के लिए कानून होना चाहिए, या ड्रग को रेगुलेट करने के लिए एक कानून होना चाहिए। दूसरा इन्होंने क्या कहा कि सभी जगह पे क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए टेस्टिंग लेबोरेटरीज होना चाहिए हर एक स्टेट में, और स्टेट के साथ हमारा क्या होना चाहिए, एक सेंट्रल लेबोरेटरी भी होना चाहिए जो इंपोर्ट होके ड्रग्स आ रहा है, जो बाहर से आ रहा है उसको चेक करे, या अगर लोकल गवर्नमेंट कोई भी सैंपल भेजती है, अगर स्टेट में वो चीज नहीं चेक हो पाता है तो वो सेंट्रल में चेक हो। ये दो बात है। फिर तीसरा बात उन्होंने क्या कहा कि जरूरी नहीं कि ये जो चोपड़ा कमेटी है ये हमेशा के लिए रहे, 1928 तक मान लीजिए 10 साल तक ये है, उसके बाद क्या होगा, अभी 2023 चल रहा है, फिर कौन सा कमेटी होगा। तो उन्होंने कहा कि हमेशा एक एडवाइजरी बोर्ड बना ही रहना चाहिए जो हमेशा कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स देता रहे, आपको नया चीज बताता रहे, क्योंकि हो सकता है उस वक्त का कंडीशन कुछ और हो, अभी का कंडीशन कुछ और हो। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि एक परमानेंट एडवाइजरी बोर्ड बिठाइए जो हमेशा एडवाइस दे सके। उसके बाद कहा कि अभी तक कोई फार्मासिस्ट नहीं है, कुछ ऐसा कुछ है नहीं कि कौन फार्मासिस्ट बनेगा, किसको ड्रग डिस्पेंस करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए फार्मासिस्ट के लिए, जो ड्रग बेचे या जो ड्रग दे डिस्पेंस करे उनके लिए एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और सिर्फ क्वालिफिकेशन नहीं, ट्रेनिंग की भी जरूरत है, तो ट्रेनिंग भी होना चाहिए। उसके बाद जितने भी ड्रग्स हैं कोई कंट्रोल नहीं था, तो जितने भी पेटेंट या प्रोप्राइटरी ड्रग्स हैं जो भी इन्हीं के अंदर में है या बाहर से आ रहा है, वो सारे ड्रग्स का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए किन्हीं के कारण फूड पॉइजनिंग हो रहा है तो पता होना चाहिए कि ये ड्रग्स किस कंपनी का है। तो जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो हमको पता नहीं चलेगा कि वो किसके अंदर में पेटेंट है, किस कंपनी का ड्रग्स है। तो जितने भी ड्रग्स हमारे देश में आ रहे हैं या मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, सभी का रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि जो भी हमारा ड्रग्स देश में हो रहा है, ठीक है, जो हमारा एलोपैथिक हुआ उसको तो हम रजिस्ट्रेशन कर लिए, लेकिन जो भी ड्रग्स या क्रूड ड्रग्स हम इंडिजीनियस सिस्टम के तहत यूज कर रहे हैं, हल्दी यूज कर रहे हैं या कुछ भी इस टाइप का हम यूज कर रहे हैं, उसको भी अपने कंट्रोल में लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जड़ी बूटी के नाम पे ये कुछ भी बेच रहे हैं, तो उनको भी अपने इंडिजीनियस सिस्टम में जो भी यूज हो रहा है उनको भी अपने कंट्रोल में लाना पड़ेगा। उसके बाद एक और क्या दिक्कत हो रहा था हमारे देश में कि हमारे देश का वो ड्रग लेके ये लोग जा रहे थे और बाहर से मैन्युफैक्चर करके आ रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ ड्रग इंडस्ट्री नहीं था। तो अब यहाँ पे क्या है कि ड्रग इंडस्ट्री को भी डेवलपमेंट करे, जो बाहर क्रूड ड्रग जा रहा था आने में, ले जाने में, आने में, सबका पैसा जोड़ के और अपना मुनाफा और जोड़ के भारत में और ज्यादा बहुत महंगा में जो प्रोडक्ट बेच रहे थे, अब वो चीज कम में बेचे, हमारे देश को फायदा हो इसके लिए। तो इसीलिए क्या होना चाहिए कि ड्रग इंडस्ट्री अब इंडिया में होना चाहिए, जिससे कि हमको फायदा मिलेगा, हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। उसके बाद जो मैन्युफैक्चरिंग, पहले क्या था कि स्टेप्स नहीं मिलता था, पहले दुकान में ही डिस्पेंस करते थे पाउडर फॉर्म में, पुड़िया बना के पैरासीटामोल तोल के दे दिया। तो ये कम करे, क्योंकि वहां पे एरर बहुत ज्यादा हो सकता था, आपको पता भी नहीं हो सकता था, क्योंकि इससे पहले कोई फार्मासिस्ट नहीं था। तो वो जो रिडक्शन, ये जो मैन्युफैक्चरिंग हमारे मेडिकल स्टोर में हो रही है, ये मैन्युफैक्चरिंग हमारे ड्रग इंडस्ट्री में होना चाहिए, तो इसको रिड्यूस करने के लिए भी रिकमेंड किया। उसके बाद बोला कि इंडिया के पास खुद का आईपी होना चाहिए, हम बीपी यूएसपी क्यों फॉलो करें, तो हमारे पास खुद का आईपी होना चाहिए जिसको हम एज अ रेफरेंस ले सके। इतना रिकमेंडेशन था चोपड़ा कमेटी का। तो अब चोपड़ा कमेटी हमारे पास पहला आदमी था जिन्होंने बताया कि ये सब होना चाहिए, सरकार ने उनके सारे शर्तों को मंजूर कर लिया। यहाँ तक में कोई दिक्कत किसी को? नो मैम। तो अब यहाँ पे देखिए, एक सेंट्रल कानून के लिए इन्होंने क्या बोला कि एक सेंट्रल कानून बनना चाहिए, तो सेंट्रल कानून इन्होंने बना दिया। क्या बनाया? ड्रग एक्ट और फार्मेसी एक्ट। उन्होंने कहा कि ड्रग को कंट्रोल करने के लिए भी एक कानून होना चाहिए सेंट्रल, और फार्मेसी प्रोफेशंस को भी कंट्रोल करने के लिए एक कानून होना चाहिए। तो इन्होंने
ड्रग एक्ट पास कर दिया 1940 में, जिसको इन्होंने मॉडिफाई करके बनाया है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। अभी आप लोग जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पढ़ रहे हैं यही है। तो इन्होंने क्या कहा कि इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल कुछ भी होगा दवाई का, उसको इसके एक्ट के तहत करना पड़ेगा। मतलब आप कुछ भी इंडस्ट्री भी बना रहे हैं ना, उसका प्रीमिसेस कैसा होगा, उसका वाल कैसा होगा, कैसे कंटेनर्स होंगे, सभी को आपको जीएमपी के तहत मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप अपने मन से स्टाइलिस्ट कंटेनर लेके आ गए, ऐसा नहीं है। वहां पे आपको टोटल ड्रग में जो भी दिया गया है उस अकॉर्डिंग आपको मानना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा क्या है, इन्होंने कहा कि फार्मेसी प्रोफेशंस को रेगुलेट करने के लिए कानून चाहिए, तो फार्मेसी एक्ट ला दिया कि इसके तहत आप रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएंगे अपना, क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए फार्मेसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पाने का, वो करना पड़ेगा आपको। डिस्पेंस करने के लिए क्या होना चाहिए, क्या ऑफेंसेस होना चाहिए, तो उसको रेगुलेट करने के लिए उन्होंने 2 कानून लाया, पहला ड्रग एक्ट, दूसरा फार्मेसी एक्ट। उसके बाद इन्होंने दूसरा क्या मांगा था कि हमारा जो भी टेस्टिंग लेबोरेटरीज होना चाहिए सारे स्टेट में और हमारे सेंट्रल में होना चाहिए, ताकि हम ड्रग के क्वालिटी कंट्रोल का चेक कर सके। इन्होंने ये बात मान लिया। तो हमारे देश में क्या हुआ कि बोला कि ठीक है, अब लेबोरेटरीज खुलना चाहिए, सेटअप होना चाहिए स्टेट लेवल पे भी और सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे भी। सेंट्रल में भी होना चाहिए और सारे स्टेट में भी टेस्टिंग लेबोरेटरीज होना चाहिए। उसके बाद तीसरा इन्होंने क्या बोला था कि एक एडवाइजरी बोर्ड हमेशा होना चाहिए जो इनको हमेशा क्या बोलते हैं, बताता रहे क्या सही है क्या गलत है। तो उन्होंने 2 बोर्ड का गठन किया जिसको बोलते हैं DTAP एंड DCC, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड और ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी। 2 कमेटी आ गया, टेक्निकल भी और कंसल्टेटिव भी। तो अब दोनों का काम क्या हो गया, एडवाइस देना। कुछ भी बातें हो रही है, कुछ भी नया चेंजेस होना है, नया अमेंडमेंट आना है लॉ में, तो ये दोनों एडवाइस देती है। इवन जो DCC है ये DTAP को भी एडवाइस दे सकती है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है DCC। तो इन्होंने ये भी मान लिया। उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि क्रूड ड्रग्स या जो भी हमारे इंडिजीनियस सिस्टम के तहत हो रहा है उसको हम हमेशा अपने कंट्रोल में लाना चाहिए। तो जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आया था, अब उसमें होम्योपैथिक एंड इंडिजीनियस सिस्टम को भी लेके आ गए, उसको भी अपने अंदर में ले लिया। उसके बाद कहा गया कि हमारा जो भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जो भी ड्रग्स इंपोर्ट होके आ रहे हैं या बाहर से आ रहे हैं, तो उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो रजिस्ट्रेशन को मस्ट कर दिया। जो भी चीज इंडिया में जो भी फॉर्मुलेशन बिकेगा वो रजिस्ट्रेशन के तहत में होगा। उसके बाद बोला गया कि डेवलपमेंट होना चाहिए ड्रग इंडस्ट्री का। तो ड्रग इंडस्ट्री का डेवलपमेंट इन्होंने इंडिया में कर दिया, रैपिड ग्रोथ होने लग गया, एक्सपोर्ट भी होने लग गया। आईपी को कंप्लीशन कहने का कहा, तो आईपी भी आ गया। उसके बाद अब यहाँ पे क्या कहा गया, स्टैंडर्ड क्वालिटी हमारे पास। अब मान लीजिए कि ये जैसे ये बना ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी, या तो उसको टेस्ट कैसे करेगा। मान लीजिए पैरासिटामोल है, तो टेस्ट कैसे पता चलेगा कि आपका सही है या गलत है, कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए कोई रेफरेंस होना चाहिए, कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए, तभी तो उससे मिलाएगा कि हाँ इसमें 500 mg है, तभी हमारा 500 mg ओके हो रहा है। तो वो भी चीज हो गया, कोई दिक्कत नहीं आता। तो उसके लिए स्टैंडर्ड क्वालिटी अवेलेबल कराया, फॉर्मुलेशंस अवेलेबल कराया, ठीक है। मतलब कभी क्वालिटी चेक होता है तो उसके लिए कोई रेफरेंस की जरूरत पड़ती है, तभी तो पता चलेगा कि हाँ इसके रेफरेंस में इसका प्यूरिटी चेक कितना होना चाहिए, इतना परसेंटेज इसमें अवेलेबल होना चाहिए। तो लगभग जितने भी बातें थी उनको इन्होंने मान लिया। यहाँ तक में कोई दिक्कत? नो मैम। अब दूसरा कमेटी आया, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। तो इसकी कमेटी में क्या क्या आया, तो पहला आया बोर्ड कमेटी। तो आपके लिए जो मेन इंपॉर्टेंट है ना वो है बोर्ड कमेटी एंड चोपड़ा कमेटी, ड्रग इंक्वायरी कमेटी, जो अभी आप पढ़े और दूसरा जो अभी आप पढ़ेंगे, ये दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब मान लीजिए ये जो बोर्ड कमेटी है इसका भी कुछ अपना रिकमेंडेशन होगा, इसका भी कुछ तो ये क्या किया ना बोर्ड कमेटी मेनली किस पे फोकस किया, फार्मेसी एजुकेशन पे, मतलब टोटल कि बी फार्म के लिए क्या होना चाहिए मिनिमम क्वालिफिकेशंस, डिप्लोमा के लिए क्या होना चाहिए, या उससे और ज्यादा टेक्नोलॉजी में कोई पढ़ना चाहता है तब क्या होना चाहिए। तो बेसिकली बोर्ड कमेटी उस पर ही फोकस किया। अब यहाँ पे क्या हुआ, 1943 में इंडियन गवर्नमेंट ने, और ये जो जितना भी आप पढ़ रहे हैं ना बोर्ड कमेटी, चोपड़ा कमेटी, हाथी कमेटी, ये आदमी का नाम है,
जो भी चेयरमैन है उसका नाम उसका टाइटल ले लिया गया है और वो कमेटी बिठा दी। मान लीजिए अगर हम किसी कमेटी के मेंबर है तो मेरा टाइटल उठा के वो कमेटी का नाम दे दिया जाएगा। तो अब यहाँ पे बोर्ड कमेटी किसके नाम पे पड़ा, जोसेफ बोर्ड के नाम पे पड़ा, 1943 में आया। तो इनका क्या रिकमेंडेशंस था वो हम जानते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि एक सेंट्रल ड्रग, और दूसरा क्या बात था ना, इन्होंने बहुत कुछ बताया। ये जो हमारा ड्रग कमेटी थे उस वक्त जब हमारे देश में पूरा अस्त व्यस्त का दौर था, तब इन्होंने इतना कुछ बोला और इतना कुछ किया। तो आपको लगा होगा कि ये सारा चीज पास हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। पूरे देश में सभी को लागू तो कर देगा, बट उसको सारे लोग को मानना ये थोड़ा बड़ा मुद्दा है। तो अब उसको क्या किया कि बोर्ड कमेटी उसमें ही थोड़ा इम्प्लीमेंट किया कि नहीं, ये सिर्फ बातें सिर्फ पेपर पे नहीं होना चाहिए, ये सभी में होना चाहिए कि हाँ ठीक है, आपके पास सिर्फ डिग्री नहीं है, आपके पास नॉलेज भी होना चाहिए, ये वाली बात आती है। तो उन्होंने कहा कि अब ये जो हो रहा है, जो भी हमारा फार्मेसी एक्ट बना या ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बना, अब ये पूरे देश में बहुत भयानक तरीके से फैलना चाहिए, सभी लोग इसको मानना चाहिए, इस पे ज्यादा इसने फोकस किया। तो अब इन्होंने पहला क्या रिकमेंडेशन दिया कि हमारा जो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी है उसका सेटअप होना चाहिए। उन्होंने पहले ये चीज बोला था, लेकिन अब बोला कि नहीं, सेटअप करना ही पड़ेगा। उन्होंने मान लिया था, लेकिन अभी करने में लेट कर रहा होगा क्योंकि गवर्नमेंट प्रोसेस है, मे भी लेट हो सकता है। इन्होंने कहा कि नहीं, अब तो बिल्कुल करना ही पड़ेगा। दूसरा इन्होंने क्या कहा कि जो ऑल इंडिया फार्मेसी काउंसिल है, जो भी आप जान रहे हैं क्या है, पीसीएल, या प्रोविंशियल फार्मेसी काउंसिल, जो हर एक स्टेट में फार्मेसी काउंसिल है, उनका लागू स्टेट में होना चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट होना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए फार्मेसी है, लेकिन किसके अधीन है, कोई तो उसका एक अथॉरिटी होना चाहिए। तो उसी अथॉरिटी के उन्होंने कहा कि पीसीआई का गठन होना चाहिए और सभी स्टेट पीसीआई होना चाहिए जो डिफरेंट काम करें। उसके बाद इन्होंने तीसरा क्या कहा कि कोर्सेज होना चाहिए। पहला क्यों, एक तो मिनिमम कोर्स होना चाहिए जो फार्मासिस्ट बनाए। दूसरा क्या होना चाहिए, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजिस्ट के लिए होना चाहिए फार्म डी जैसा कोर्स होना चाहिए। हालांकि फार्म डी काफी लेट से आया है, बट इन्होंने पहले ही उसका रूपरेखा तैयार कर दिया था। या आगे मान लीजिए और कोई ग्रेजुएट होना चाहता है तो क्या होना चाहिए, या उसके आगे मान लीजिए पीएचडी करना चाहता हो, मास्टर्स करना चाहता हो, तो उनके लिए क्या मिनिमम क्वालिफिकेशंस होना चाहिए या क्या सिलेबस होना चाहिए, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, ये इन्होंने बताया कि ऐसा करना चाहिए। कुछ भी अगर मिनिमम क्वालिफिकेशंस है तो 16 साल इनका उम्र होना चाहिए, आपका साइंस होना चाहिए या इंग्लिश भी एक पेपर होना चाहिए। तो ये सब इन्होंने बताया कि ये चीज होना चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशंस या उसमें क्या सिलेबस है, इन्होंने ये धारणा दी थी ऐसा पहले से क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले हम डिप्लोमा कोर्स स्टार्ट करेंगे, सिलेबस बाद में बनाएंगे, नहीं, पहले आपका पूरा रूपरेखा तैयार होना चाहिए, तभी आप एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या कहा कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो पहले ही आ चुका था, सरकार पहले ही मान चुकी थी, वो रैपिड रिजिड इन्फोर्समेंट होना चाहिए पूरे देश में। ऐसा नहीं कि सिर्फ पेपर वर्क हो गया काम खत्म, नहीं, पूरे देश में ये पूरे क्या बोलते हैं, कड़ाई के साथ पालन होना चाहिए। उसके बाद जो भी हमारा लेजिस्लेशन बन रहा है या बनेगा, उसको ऐसा डिजाइन करना चाहिए कि जो हमारा पब्लिक को प्रॉफिट हो, पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं हो, प्राइस कंट्रोल में रहे, तो पब्लिक को सारा दवाई अच्छे से मिल सके। दूसरा, फार्मासिस्ट, क्वालिफाइड फार्मासिस्ट ही ड्रग को हैंडल कर पाए। कोई भी नॉर्मल इंसान ड्रग हैंडलिंग में नहीं जाए, प्रिस्क्रिप्शंस में नहीं जाए। ऐसा नहीं कि अब 12th पास है दवाई बेच रही, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप। तो क्वालिफाइड फार्मासिस्ट ही हैंडलिंग करे डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स का। उसके बाद कुछ मेजर्स होना चाहिए और कुछ हमेशा प्रैक्टिस या प्रोफेशन जो भी हो रहा है फार्मेसी में, उसको अपने अधीन करना चाहिए। उसके लिए हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होना चाहिए। तो पीसीआई में देखते हैं कि हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिविटीज डिस्क्राइब करते रहता है। जैसे कि फार्मेसी वीक है, उन्होंने एक थीम दे देता है, सभी कॉलेज वाले को ये मानना ही पड़ेगा। तो ये थीम पे आप बच्चों को जो भी वर्कआउट कराना है वर्कआउट कराइए या सेशंस कराइए, कुछ भी कराइए। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि फार्मासिस्ट तो बन गए, ओके, बट उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए। सरकार ने इनके भी सभी बातों को मान लिया। यहाँ तक में कोई दिक्कत? नो मैम। नो मैम। ओके, अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट आता है वाटिया कमेटी। तो जो फार्मासिस्ट के लिए जो जिन्होंने कुछ किया ना, ये यही दोनों ने पूरा फार्मासिस्ट का रूपरेखा तैयार कर दिया, फार्मेसी का रूपरेखा तैयार किया, ड्रग इंक्वायरी कमेटी और
क्या बोलते हैं वोर कमेटी। उसके बाद जो कमेटी आया ठीक है थोड़ा बहुत काम किया, मेनली पीएचसी पे काम किया या कुछ फैमिली प्लानिंग्स पे काम किया। जो मेन काम किया फार्मेसी के लिए वो यही दोनों कमेटी थे। इन्होंने जो एक रूपरेखा तैयार कर दिया, उसके बाद जो कमेटी आए वो थोड़ा मेडिकल साइंस में कुछ कमेटी किए, कुछ थोड़ा बहुत किए, बट जो मेन फार्मेसी के लिए किया गया वो इन्हीं दोनों कमेटी ने किया। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है वाटिया कमेटी। तो वाटिया कमेटी कब आया? 1953 में। और ये दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपने पहले पढ़ा वो दोनों आपके लिए बहुत एग्जाम में आने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब ये जो भाटिया कमेटी आया ये बेसिकली किस पे चीज पे आया कि जनरली ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज पे ज्यादा फोकस किया, फार्मेसी पे कम, फार्मास्यूटिकल कंपनीज पे ज्यादा, इकोनॉमिक ग्रोथ पे ज्यादा काम किया। और दूसरा कि हेल्थ केयर डिलीवरी कितना होना चाहिए उतना उस पर ज्यादा काम किया। उसके बाद आया मुडालियर कमेटी। तो मुडालियर कमेटी क्या किया कि मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे काम किया, हॉस्पिटल्स पे काम किया। जो अभी आप पीएचसी देख रहे हैं, सीएचसी देख रहे हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर या कुछ भी, पहले हमारे देश में ये सब तो बहुत कमी था, गांव सब में तो बिल्कुल भी नहीं था। तो ये जो आया ये मुडालियर कमेटी लाया, जो भी चीज लाया कि फैमिली प्लानिंग फर्स्ट बार जो भी लाया ये, तो ये मुडालियर कमेटी लाया। तो मुडालियर कमेटी मेनली किस पे काम किया है? हॉस्पिटल्स पे, इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे काम किया। हेल्थ सर्विसेज में जो बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हॉस्पिटल अच्छा होना चाहिए, या प्राइमरी लेवल पे हेल्थ केयर क्या होना चाहिए, सेकेंडरी लेवल पे क्या हेल्थ केयर होना चाहिए, उस पे मेन फोकस किया। दूसरा फोकस किया ये फैमिली प्लानिंग्स पे, और रूरल एरियाज में, रूरल एरिया गांव सब में बहुत ज्यादा ये काम किया। और पीएससी आया तो दूसरा कहाँ पे काम किया बेसिकली, क्या बोलते हैं इसको, कम्युनिकेबल डिजीज पे बहुत ज्यादा काम किया। तो मुडालियर कमेटी का भी बहुत ज्यादा फार्मेसी से रिलेटेड कोई काम नहीं रहा, इनका काम रहा इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे, पीएचसी बनाने में, सीएचसी बनाने में, फैमिली प्लानिंग में, रूरल में जो हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना है कितना इफेक्टिव वे में काम करना है उसके लिए काम था। और दूसरा कम्युनिकेबल डिजीज के खिलाफ जो कैंपेन चलाना है उसमें काम हुआ। उसके बाद आया हाथी कमेटी। तो हाथी कमेटी का थोड़ा रोल हुआ फार्मासिस्ट में, क्योंकि पहले हम बता दें कि जो फार्मासिस्ट के लिए मेनली रूपरेखा तैयार किया वो हमारा आर.एन. चोपड़ा जी ने किया सबसे ज्यादा, और उसके बाद बोर्ड कमेटी ने उसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन कराया। उसके बाद जो भी कमेटी आया वो नॉर्मली हेल्थ सेक्टर में काम किया, इधर बहुत ज्यादा काम नहीं किया। लेकिन हाथी कमेटी जो आया वो थोड़ा फिर से ड्रग इंडस्ट्री में काम किया। तो हाथी कमेटी उसके बाद आया, तो जय शुक्लाल हाथी के एक मिनट वेट करेंगे। ओके, तो हाथी कमेटी कब आया था कि 1974 सबके लगभग में आया था, 75 के लगभग में आया था। तो ये किसके लगभग में चेयरमैनशिप में आया था? जय सुखलाल हाथी के लीडरशिप में आया था, ये उनके चेयरमैन थे। तो इन्होंने फिर काम किया किस पे? ड्रग इंडस्ट्री में। तो उसमें क्या होना चाहिए कि लाइसेंसिंग डिफरेंट है, जरूरी नहीं कि सिर्फ आपका ही लाइसेंस होता है, हर चीज के लिए ड्रग इंडस्ट्री में लाइसेंस होता है। अगर एक्सपोर्ट करना उसके लिए लाइसेंस है, पॉइजन बेचना उसके लिए लाइसेंस है, नारकोटिक्स कोई भी चीज आप कल्टीवेट करना चाहते हैं, उपजाना चाहते हैं, उसके लिए आपको लाइसेंस की जरूरत है। हर एक चीज के लिए लाइसेंस की जरूरत है। तो लाइसेंस का रेंज क्या होना चाहिए, कौन सा फॉर्म किसके लिए लाइसेंस मिल रहा है। तो पहला लाइसेंसिंग के फील्ड में काम किया। दूसरा प्राइस कंट्रोल सबसे ज्यादा जरूरी था, क्योंकि अभी तक जो भी चीज बना था उसमें प्राइस कंट्रोल नहीं था। कोई भी दवाई का प्राइस कंट्रोल, प्राइस कितना है अब सरकार अपने हाथ में ले लिया कि दवाई का दाम कितना होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दवाई नया आया उसका प्राइस कुछ भी रख लिया, कोई भी कंपनी अपना कुछ भी रख ले, बेस रख सकता है, क्योंकि कंपनी मतलब जब भी एक इंडस्ट्री आता है तो उसका मतलब क्या है, मेन मोटिव उसका क्या है, पैसा कमाना। तो वो कुछ भी पैसा रख सकते हैं, लेकिन ऐसा वो नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइस कंट्रोल सरकार के अंदर में। सरकार देखेगी कि अच्छा पैरासीटामोल है तो 10-12 कंपनियों का वो देखेगी कि सबका प्राइस कितना है, इतना ही नहीं, उसके बाद वो क्या देखती है कि कितना आपका मटेरियल खरीदने में लगा, कितना पैकेजिंग चार्ज लगा, कितना लेबर चार्ज लगा, जितनी तरह के टैक्सेस हैं सब मिला के देखती है, उसके बाद प्राइस कंट्रोल करती है। तो प्राइस कंट्रोल
इंपोर्ट या फॉरेन सेक्टर या क्वालिटी कंट्रोल, जो भी काम है ये कमिटी क्या किया, इस पे अपना विचार दिया। और दूसरा क्या किया कि हमारा जो इंडिजीनियस इंडस्ट्री है उसको डेवलपमेंट कराया। तो मेजर अगर आप देखा जाए तो ये जो बेसिक क्या किया है, तो सबसे ज्यादा प्राइस कंट्रोल, ड्रग के प्राइस कंट्रोल के लिए ये बहुत ज्यादा काम किया है। ठीक है, तो इसके साथ ये लेजिस्लेशन खत्म हो गया। नेक्स्ट डे हम लोग एथिक्स के बारे में पढ़ेंगे। कोई क्वेश्चंस हो तो आप कर सकते हैं। मैम लेजिस्लेशन और लॉ दो अलग वर्ड है मैम, ये एक ही है? लॉ लेजिस्लेशन दोनों लगभग सिमिलर वर्ड है। लॉ मतलब कानून होता है, और उसको जो लाए दैट इज लेजिस्लेशन, जो इनेक्ट कराए, गवर्निंग बॉडी जो होता है दैट इज लेजिस्लेशन। ये कानून से ही रिलेटेड है, कुछ भी है तो कानून से ही रिलेटेड है, जो बेसिकली क्या बोलते हैं, रेगुलेट करती है। बफरिंग हो रहा है आपका आवाज। मैम ये पीडीएफ हम आपको भेज चुके हैं पहले ही। यस मैम। ग्रुप में सारा पीडीएफ जा चुका है, अप टू फार्मेसी एक्ट ग्रुप में जा चुका है।